अभी अभी ईरान और अरब वॉर फ्रंट से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। कुवैत पर बड़ा हमला हो गया है, कुवैत पर मिसाइल से अटैक हो गया है। कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर ईरान ने कर दिया है हमला। ये देखिए तस्वीरें, ये इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब अरब देशों के साथ ईरान का तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आसार इस बात के कि ईरान और अमेरिका में समझौता होने वाला है, डील होने वाली है, वहीं जंगी शोले भड़कते हुए इस तरह से नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान ने कुवैत पर अमेरिकी बेस को फिर किया है टारगेट और ताजा हमला करके दहला दिया गया है। और देखिए कुवैत में जो हमला हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। कुवैत में हमले को लेकर ईरान का दावा, सिरिक द्वीप पर हमले का बदला लिया गया। सिरिक द्वीप पर यूएस ने हमला किया था, यूएस हमले में इस्तेमाल बेस पर इस बार हमला किया गया। यह दावा आईआरजीसी की तरफ से, ईरानी सेना की तरफ से हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से कुवैत पर जो हमला किया गया और अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। जी हाँ, तो देखिए ईरान की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई है। ईरान ने मान लिया है कि यह हमला उसी की तरफ से किया गया। ईरान ने कुवैत को फिर बनाया निशाना। हमलों के बीच यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, शनिवार रविवार को ईरान पर हमले किए, ईरानी रडार ठिकानों पर हमले किए, ड्रोन ठिकानों पर भी सटीक हमले हुए। यानी दोनों तरफ से हमलों की बात को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड भी मान रहा है कि ड्रोन ठिकानों पर, ईरान के ड्रोन ठिकानों पर उसकी तरफ से हमले किए गए, और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के इन हमलों के जवाब में कुवैत को बनाया है निशाना। तो ये कैसा सीज फायर है? इसी पहले सवाल के साथ मैं मेहमानों का रुख करूंगा। दत्ता सर, किस तरह से आप देखते हैं जब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर ही रहे हैं, तो फिर सीज फायर क्या सिर्फ नाम का है? बिल्कुल समीर, ये जो सीज फायर किया गया है 60 दिन का, इसके अंदर लगातार अमेरिका के द्वारा ईरान को प्रोब किया जा रहा है। उनके अलग अलग टारगेट्स को रिकॉनेसेंस एंड डिस्ट्रक्शन के मोड से लेके वो सिलेक्टिव तरीके से उनके रडार्स, उनकी जो लॉन्च साइट्स हैं, उनके जो ड्रोन की साइट्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं वो। और ख़ास करके उनका एम है, अगर आपको याद हो, बुशर में जो हमला किया गया, उन्होंने बोला कि इनके जितने मिसाइल और ड्रोन साइट्स थे जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को कवर कर रहे थे, उसको टारगेट किया है ताकि वहाँ शिपिंग को निकलने का मौका मिले। तो लेकिन ये जो सीज फायर का तो एक बहाना है, ये लगातार अमेरिका भी प्रोबिंग अटैक कर रहा है और लगातार आईआरजीसी भी हर एक जगह से जहाँ से अमेरिकन अटैक हो रहा है उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है। अभी आईआरजीसी ने जो लेटेस्ट अटैक किया कुवैत में, उन्होंने ये बोला कि ये जो हमला हमारे बुशर में हुआ या तेहरान में हुआ, जो अलग अलग साइट पे किया गया, वो कुवैत की साइट से किया गया और हमने कुवैत के अंदर अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है। तो ये जो पूरा प्रचलन चल रहा है, सीज फायर के अंदर ही ये अलग अलग प्रोबिंग अटैक कर रहे हैं एक दूसरे की क्षमता को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है, जिसको हम फारस की खाड़ी बोलते हैं, और जो हॉर्मुज़ का स्टेट है वो ईरान के पूरे कब्जे में है। वो हर एक शिप के साथ अभी वसूली कर रहा है, वहाँ पे टोल लगाया। और वीके दत्ता सर, जिस तरह से अमेरिका का हमला और उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी हमला किया गया, इस हमले से एक तरह से आईआरजीसी ने बताने की कोशिश भी की है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से ईरान डरने वाला नहीं है। और देखिए इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, हमले पर कुवैत, रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया है। यह बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल से हमला हुआ, कुवैत ने भी यह कहा है ईरानी मिसाइल से हमला हुआ, ईरानी मिसाइल से हमला, यह कुवैत की तरफ से। और देखिए ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ओपी तिवारी सर, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ तो ये बार बार कहा गया और ये तक खबर आई कि 60 दिन के लिए सीजफायर का विस्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोलते हैं कि बस अब डील होने वाली है, लेकिन डील के बीच अमेरिका हमला करता है, ईरान जवाब देता है। क्या हो रहा है ये सर? देखिए कोरोना डील हो रही है। अमेरिका में कई पार्टी है ट्रंप के अलावा जो चाहते हैं कि डील हो, बिकॉज अमेरिका को जितना नुकसान हो चुका है, अमेरिका की जनता को और वहाँ के लोगों को, वहाँ के मिलिट्री लीडर्स को इतना बर्दाश्त नहीं है, वो चाहते हो। लेकिन ये क्यों अटैक कर रहे हैं? देखिए जहाँ भी अटैक हो रहा है ये बेसिस से अटैक हो रहे हैं। अभी कुवैत को है, कुवैत इज द क्लोजेस्ट टू ईरान,
तो कुवैत से अगर फायर की गई है तो कुवैत को तो बर्बाद करेगा ही। ईरान का जो भी रिएक्शन है, जो रिटेलिएशन है ईरान का बहुत मजबूत तरीके से देना चाहता है कि हम बैक फुट पे नहीं हैं, जो भी समझौता होगा बराबरी पे होगा, इसलिए उसको जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। और IRGC ने अपना फर्म स्टैंड ले रखा है और कुवैत में जिस तरीके से अटैक किया, आपको याद होगा कुवैत ही जैसी जहां उन्होंने 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट नुकसान हुआ था, तो कुवैत के तो पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान जो IRGC है अमेरिका पर तो अटैक कर नहीं सकता, लेकिन जितने बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में, जितने बेसेज हैं, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, बहरीन हो या जॉर्डन हो या इराक हो, इनके बेसेस को तो IRGC ने टारगेट कर रखा है और इनको बर्बाद करेगा। इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, प्लस इन अरब देशों का नुकसान होगा जो अभी तक सामने आ नहीं रहे हैं कि अमेरिका को आप हटो ताकि हम अपने परेशानी से थोड़ी दूर हो। ये समस्या काफ़ी डिले हो रही है, लेकिन उनको समझ में आ चुका है, जो ये देश थे पेट्रोल के पैसे से, क्रूड के पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, टूरिज्म बढ़ा रहे थे, सब पे एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। बिल्कुल सर, और ताजा खबर ले लेते हैं। मनीष झा इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए थे, सेंट्रल कमांड ने न सिर्फ उसे एक्सेप्ट किया है बल्कि बताया है कि ये हमले हमारी तरफ से किए गए, और अब ईरान ने जवाब दिया है, कुवैत पर बड़े हमले किए हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अल सलेम एयरबेस से ही ईरान को निशाना बनाया गया था और जवाबी कार्रवाई करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन कुवैत के एयर स्पेस में हैं और अमेरिकन एयरबेस को टारगेट करके लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के हमले किए गए हैं। पिछले 3-4 दिन में देखें तो ये दूसरी बार है जब कुवैत को टारगेट किया गया है, लेकिन पिछले 8 दिन में देखें, मतलब पिछले सोमवार से लेकर इस सोमवार तक, तो ये चौथी बार है जब अमेरिका और ईरान के बीच मिनी वॉर दिखाई दे रही है। पिछले सोमवार को जब अमेरिकी जहाज पर ईरानियन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए तो जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की तरफ से हमले किए गए। उसके बाद बुधवार को हमने देखा कि बुधवार को किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हुई और मल्टीपल राउंड की लड़ाई हुई थी। और उसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आज बयान जारी कर कहा है कि शनिवार को और रविवार को जिस वक्त की MQ-1 ड्रोन को ईरान की तरफ से मार गिराया गया, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए केसम द्वीप पर और हॉर्मुज कमांड सेंटर को टारगेट करके हमले किए गए। तो 8 दिन के अंदर 4 बार अमेरिका और इजराइल के बीच, माफ करिएगा, अमेरिका और ईरान के बीच जंग हो चुकी है, मिनी वॉर जिसको आप नाम दे सकते हैं। इससे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका एक ट्रैप बिछा रहा है। ट्रैप इसलिए कि जब ये समझ में आ गया है कि अब नेगोशिएशन नहीं होगा तो वॉर किस तरह से शुरू किया जा सके, और उसके लिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका ना भी चाह रहा हो, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में लगे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी समय ये जो मिनी वॉर है ये राउंड 2 की बड़ी वॉर में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, ये जो मिनी वॉर है और जिस तरह से अल सलेम पर जो हमला किया गया, जवाबी हमला ये किया गया है, अब इसके बाद आसार और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे। वीके दत्ता सर, अब यहां से क्या होता हुआ आप देख पा रहे, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कोई गुंजाइश, कोई चांसेस है? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इस हमले को लेकर। हुआ क्या है हमलों पर? कुवैत सेना का बयान आ गया। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया। यह कुवैत सेना की तरफ से कहा गया है, अल सलेम पर जो हमला किया गया, इस हमले को नाकाम कर दिया है कुवैत सेना की तरफ से। यह बयान एयर डिफेंस सिस्टम से, जो मिसाइल से, और देखिए ये कोई ड्रोन के जरिए नहीं बल्कि हमला क्यों बड़ा था, क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और अगर आप समझिए, अगर ये टारगेट को भेद देती मिसाइल तो इसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और ये भी आप मानिए कि ये जिसे मिनी वॉर जरूर कहा जा रहा है, वो कभी भी एक बार फिर से फुल स्केल वॉर में भी तब्दील हो सकता है। तो आप देखिए, और वीके दत्ता सर, क्या अब आपको ये चांसेस लग रहे? बात वही है, कुवैत सेना ने जरूर बोला कि हमले को नाकाम किया गया, लेकिन मिसाइल से एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया, यानी कि सिंबॉलिक नहीं था। क्या आपको लगता है ये हालात कभी भी फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकते हैं अब? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि अमेरिका तो लगातार ये बोलता चला आ रहा है कि हमने
ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। हमारी फोर्सेस नेक्स्ट राउंड के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो लगातार जिसको हम बोलते हैं मट एंड जेफ टेक्निक लगा रहा है। कभी वो वार्ता के लिए होता है, कभी पाकिस्तान के माध्यम से, कभी आप अगर कतर की बात करें उनके माध्यम से, और बीच बीच में क्या है वो अपनी जो फोर्सेस हैं कभी वो अपना बेड़ा भेज देगा हॉर्मुज़ में कोई शिप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट करता रहेगा कि अभी हम नेक्स्ट राउंड चालू करने लगे अगर हमारा डील हमारे शर्तों के ऊपर नहीं हुआ। तो इनकी शर्तें क्या हैं? शर्तें ईरान मानने को तैयार नहीं है जी। जो इन्होंने शर्त रखी आप यूरेनियम हमको सौंप दे या उसका आप IAEA के इंस्पेक्शन के नीचे उसको ख़त्म करें। दूसरा क्या है कि जो ईरान का है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, आप हमको जंग का मुआवजा दीजिए, हमारे फ्रोजन रिसर्च को आप रिलीज करिए। सही बात है सर, वो समझौते में चुंगी लेंगे, वसूल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार तमाम तरह की बातें समझौते को लेकर डील कर सामने आ रही हैं। ये हुआ, ये नहीं हुआ, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये हो गया, ईरान उसे खारिज कर देता है, ये तो चल ही रहा है। लेकिन अब मिसाइलें बरसनी शुरू हो गई हैं तिवारी सर, इसलिए ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और क्या 40 दिनों की जंग में, क्योंकि हमने देखा जब जंग चल रही थी और ईरान पर हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे थे, इजराइल की तरफ से हो रहे थे, तो जवाब भुगतना पड़ रहा था खाड़ी देशों को। UAE को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या अभी भी खाड़ी देशों को यह समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव के चलते अगर उन्होंने अपने यहां मौजूद अमेरिकी बेसिस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया तो अंजाम यह होगा जो अब कुवैत का हो रहा है? समीर देखो, उनको हो सकता है कि कुछ उनमें आशावादी होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि शायद हम बच जाएं, शायद ईरान पीछे हट जाए। लेकिन जिस तरीके से ईरान उनको तबाह कर रहा है, इवन अमेरिका को जिस तरीके से पीछे घेटा हुआ, पीछे धकेला हुआ है, तो ईरान ज़्यादा पावरफुल है। उन दोनों देशों के लोगों को समझ में आ रहा है, आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ट्रंप खाली इन्हीं की बात मानेंगे? नहीं, अब तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप सिर्फ इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज इजराइल का देखो, इजराइल तो लितानी रिवर तक कहता था मैं कब्जा करूंगा, अब लितानी के नॉर्थ में चला गया, बिल्कुल इवन बिको हिल पे चला गया है, इवन पूरी वैली कब्जा कर रहा है। अब उसका क्या इंटेंशन है, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि ना अमेरिका की जनता चाहती है वॉर, ना अमेरिका की मिलिट्री चाहती है, ना सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं। ये खाली नेतन्याहू वॉर चाहते हैं, उनके हाथ में ट्रंप पपलू बने हुए हैं। ये तो क्लियर कट इंडिकेशन हो रहा है कि जब भी लगता है कि शांति होगी, कल जैसे मीटिंग हो रही थी, ट्रंप मीटिंग से उठ के बाहर चले गए। अब क्यों बाहर चले गए? ये तो प्रभाव कांग्रेस में भी, सरकार में सब कुछ हो रहा है। अभी ये लगता है जब तक नेतन्याहू नहीं थकेंगे, जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होगा, ये वॉर पूरी तरफ से रुक नहीं सकता। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, ईरान ने कब्जा कर रखा है और जितना नुकसान है, अगर इस तरफ उसने टारगेट किया तो अमेरिका का नुकसान अवश्य होगा, ये अमेरिका को भली बात मालूम है। इसलिए अपनी जो भी कॉर्डन ऑफ कर रखा है अरेबियन सी में, वो इतने डिस्टेंस पर है जो ईरान के अटैक से थोड़ा बाहर है। इसके अलावा ये भी है कि जो उनके अटैक्स आएंगे उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन सर, कुवैत को कौन बचाएगा? कुवैत ईरान से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 92-93 कुवैत समा जाएंगे ईरान में। ईरान इतना बड़ा है, अगर ईरान पर इसने इस तरह से हमले कुवैत पर शुरू किए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? अब ये देखिए, इराक ने भी एक बार अटैक किया था ईरान कब्जा करने के चक्कर में, कुवैत को। कुवैत तो बहुत छोटा देश है और वो भी मतलब कि एक राजा है, मतलब जो कंट्रोल करता है, सुल्तान है। तो ये तो कुवैत को समझ में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुवैत की बात अगर अमेरिका माने तब तो कुवैत की सबसे बड़ी तबाही होगी। लेकिन जहां तक हमने पहले देखा था कि ईरान नहीं टारगेट करना चाहता था कि इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो या ऑयल या जहां पानी का डिसैलिनेशन प्लांट हो वो डिस्ट्रॉय हो। अगर ये लोग ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, ट्रंप को दबा नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि ईरान का दूसरा अटैक हो डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो कि वाटर का 90% कुवैत को सप्लाई करता है। ये कुवैत मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये समय कैसा लग रहा है, क्यों हो रहा है कि ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इनके आपस में ये भी डर है कि अगर हम इकट्ठा होकर कुछ किया तो, बिकॉज ये सब तो सुल्तान है, ऑटोक्रेसी है, राजा है, और पब्लिक सामने आ गई तो उनका जो कंट्रोल है देश में वो कम हो जाएगा। ये भी एक बिल्कुल सर, यानी कुल मिलाकर ये कि भारी कीमत जो खाड़ी देश हैं उन्हें चुकानी पड़ सकती है, और जो एक दबाव है वो भी ईरान की तरफ से बार बार डाला गया खाड़ी देशों पर कि अपने यहां से जो अमेरिकी सेना है उनकी वापसी को सुनिश्चित करें, अमेरिका को मदद ना पहुंचाए। और इस बीच आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी हालात काफी ज्यादा विध्वंसक हो रहे हैं। और रूस में कैसे तबाही की आग और शहर शहर कैसे यूक्रेन जलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर क्या है, रूस की ऑयल सप्लाई चेन पर इस बार बमबारी की गई है यूक्रेन की तरफ से। लजारेवो ऑयल स्टेशन पर ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। ये देखिए आप, ड्रोन अटैक के बाद उठी है आग की भीषण लपटें। किरोव प्रांत के लाजारेवो में तबाही मची है। किरोव में ऑयल सप्लाई
प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन ने ताजा हमला रूस के अंदर किया ऑयल डिपो पर। Это хуйня, я подумал, пиздец. और वहीं रूस में लंबी दूरी के हथियारों से हमले हो रहे हैं। सेंट्रल रूस तक फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। देखिए कहां तक पहुंच गया यूक्रेन। सारा तोफ तेल रिफाइनरी को तहस नहस कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, 700 किलोमीटर दूर सारातोव पर हमला किया गया है। तो यूक्रेन न सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि उसे स्वीकार करते हुए यह बताने की कोशिश भी की जा रही है कि देखो रूस के अंदर कहां तक घुसकर हमले को अंजाम देने में यूक्रेन सक्षम है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। 700 किलोमीटर दूर सारातोव पर हमला किया गया है। रूस में अब लंबी दूरी के हथियारों से हमले शुरू हो गए। किरोव प्रांत के लाजारेवो में कैसी तबाही मची है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ऑयल डिपो निशाने पर हैं। ऑयल सप्लाई को प्रभावित करने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है। और देखिए बड़ी खबर, रूस की ऑयल फील्ड कैसे ध्वस्त की गई है। जेलेंस्की दावा क्या कर रहे हैं, 300 से 1200 किलोमीटर तक यूक्रेन अब बमबारी करने में सक्षम है। सेंट्रल रूस तक लंबी दूरी तक यूक्रेन हमले कर पा रहा है। सारातोव ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया गया। रूस के 8 तेल डिपो को तहस नहस किया गया। लाजारेवो पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला किया गया। 255 ड्रोन हमलों से रूस में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। 48 घंटे में यूक्रेन के 216 ड्रोन ध्वस्त भी किए गए। यह भी रूस की तरफ से दावा है। बड़ी बात क्या है, रूस की 25% तेल सप्लाई को ध्वस्त कर दिया गया। और आप जानते हैं कि यह रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भी कितना मायने रखती है। ड्रोन हमलों से पुतिन और ज्यादा भड़क गए। अब देखिए एक और बड़ी खबर, शाहिद ड्रोन पर राइफल से फायरिंग की गई है। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन को मार गिराया है। तो देखिए रूसी शाहिद ड्रोन पर कैसे नीचे से जो यूक्रेनी सेना है वो फायरिंग करते और इसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। आसमान में होता है एक बड़ा धमाका, ये देखिए आप। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों का विध्वंसक जवाब भी दिया जा रहा है। निप्रो में यूक्रेन की नोवा सैन्य पोस्ट को रूस ने कर दिया है तबाह। यह देखिए ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी हमलों का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। निप्रो में तबाही मचा दी है। रूस ने नोवा सैन्य पोस्ट को कर दिया गया बर्बाद। ड्रोन से होने वाली रसद सप्लाई को रूस ने ध्वस्त कर दिया। दवाई और रसद सप्लाई पर चोट करता हुआ यहां रूस नजर आ रहा है। तो आप देखिए यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमला और इसके बाद रूस की तरफ से पलटवार की तस्वीरें आपको दिखाई। यूक्रेन पर कहां से हमले हुए ये भी आप देखिए। कुर्स्क, ओरेल, ब्रियांस्क, मिलरोवो और स्लोमेंस्क और साथ साथ क्रास्नोदार और क्रीमिया से हमलों को अंजाम दिया गया रूस के तरफ से यूक्रेन के अंदर। रूस की मारक क्षमता आप देखिए, यूक्रेन पर 229 स्ट्राइक ड्रोन दागे गए और इसमें शाहिद, गैरबेरा, इटाल, मास ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी हमले इसमें शामिल हैं। यानी ना सिर्फ ड्रोन बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों का जो इस्तेमाल है वो भी किया गया है। जी हां, अब यूक्रेन का पोर्ट सिटी है ओडेसा, वहां से खबर आ रही है कि रूस ने यहां पर भी विनाशक हमला कर दिया है। ये ताजा खबर आ रही है ओडेसा को लेकर। ओडेसा में रूस का विनाशक हमला हुआ है। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। ताजा हमलों में ये देखिए तस्वीर। तो 24 घंटे में रूस के हमले किस तरह से यूक्रेन को दहला दिया गया, या देखिए यूक्रेन कैसे दहला, कहां पर हमला हुआ है। निप्रो की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, देखिए आप मैप के जरिए। पोर्ट सिटी ओडेसा, यहां पर भी रूस ने हमला किया। इसके अलावा सुमी, ज़ायप्रिजिया और रिवने पर अटैक किया गया। यूक्रेन दहन क्यों करने पर उतारू है पुतिन, यह आपके लिए समझना जरूरी है। ड्रोन अटैक के जवाब में विध्वंस पुतिन ने मचा दिया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। कीव पर डील के लिए दबाव पुतिन अब बनाते हुए नजर आ रहे। वीके दत्ता सर, एक बात बताइए, क्या जेलेंस्की को यह लगता है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको दर्शकों को दिखाया भी कि कैसे जेलेंस्की ये बात का दावा करते नजर आ रहे कि अब उनके पास ड्रोन के जरिए जो मारक क्षमता है
वो रूस के सेंट्रल यानी कि मध्य रूस तक जो यूक्रेन ने हमला कर सकता है। अगर वाकई में जो ज़ेलेंस्की है ये मानकर बैठे हैं कि वो पासा पलट सकते हैं अपनी ड्रोन पावर के जरिए, जिसे बहुत उन्नत कर दिया गया है, तो इसमें आपको कितनी वास्तविकता, कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जब से जंग शुरू हुई, जंग शुरू क्यों हुई, अभी 5वां वर्ष जो अभी लग चुका, इसके दौरान कितनी तबाही हुई यूक्रेन के अंदर, और क्या काउंटर में यूक्रेन रूस की क्या तबाही कर पाया। एक तरीके से यूक्रेन का बिल्कुल सत्यानाश करा दिया ज़ेलेंस्की ने। रूस की सिर्फ क्या डिमांड थी, आप नेटो मार्च ज्वाइन करें, आप डोनबास लुहांस्क को उनको एक ऑटोनॉमी दे दीजिए क्योंकि रशियन स्पीकिंग एरिया है, और हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो अमेरिका और नेटो के उकसाने पे यूक्रेन को भिड़ा दिया गया रूस के साथ में। और ठीक है, 5 साल की जंग लग रही है, लेकिन रशिया लगातार डोनबास लुहांस्क का जो इलाका है काफ़ी हद तक उसको कब्जा कर चुका है, और इसमें यूक्रेन का नुकसान हुआ है। जहाँ तक ड्रोन वॉरफेयर है, मिसाइल अटैक्स हैं, ये एक अट्रीशन वॉर हम बोलते हैं, वॉर ऑफ अट्रीशन। छोटे मोटे आप हमले करते रहेंगे दिखाने के लिए कि आप अभी जंग में कायम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो यूक्रेन का हुआ। यूक्रेन की इकॉनमी, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन का पूरा जो वहाँ की जो आबादी है वो वहाँ पे पलायन कर चुकी है। तो किसका नुकसान हुआ इसमें? यूक्रेन का। और किसके लिए हुआ? अमेरिका के लिए, या नेटो के लिए, या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो ये जो ज़ेलेंस्की का ये दावा है कि वो रूस को हरा पाएगा, बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। ठीक है, ये जंग के अंदर कायम रहेगा, छोटे मोटे हमले करता रहेगा। इसने अपनी यूक्रेन जो प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक बढ़ा ली है। फ्लेमिंगो मिसाइल जो इन्होंने खुद ड्रोन बनाए हैं वो लॉन्ग रेंज तक स्ट्राइक कर पा रहे हैं रशिया के अंदर। तो ये ज़रूर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, और साथ में नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उनके माध्यम से भी बहुत मदद मिली है यूक्रेन को। लेकिन जंग नहीं जीत सकते। रूस आस्ते आस्ते ज़मीन, जिसको हम निबलिंग बोलते हैं, करता चला जा रहा है, और उसका मानना है, रशियन प्रेसिडेंट का ये दावा है कि ये जंग हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। अभी कितनी जल्दी खत्म होगी ये हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी। और इस बीच देखिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को रूस के बड़े हमले की आशंका है, यानी बड़े हमले तो ज़ेलेंस्की लगातार रूस के अंदर घुसकर कर रहे हैं, 700 किलोमीटर अंदर घुसकर कर रहे हैं, और डर भी रहे हैं कि कहीं अब इसके जवाब में रूस बड़े हमलों को अंजाम ना दे दे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। यूरोप और अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी है कि रूस बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, कुछ ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उसे डिकोड आप कर सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? मतलब इतने सालों तक जंग लड़ने के बाद हासिल क्या हुआ यूक्रेन को? 20% अपनी जमीन भी गंवा दी। आज की तारीख में रूस कब्जा करके बैठा हुआ है, शहर शहर जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बड़े हमलों को ज़ेलेंस्की अंजाम देते हैं और उसके बाद इस डर में, इस खौफ में जीते हैं कि कहीं रूस और बड़े हमले ना कर दे। देखिए, ज़ेलेंस्की ने क्या हासिल किया है? ज़ेलेंस्की ने सिर्फ हासिल किया यूक्रेन की बर्बादी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ज़ेलेंस्की का ओरिजिन यूक्रेन का नहीं है। उसी नेता को उस देश से प्यार होगा जहाँ से वो पैदा हुआ है, अब जहाँ पर उसका जुड़ाव है। तो यूक्रेन से उनको लगता है कोई मतलब ही नहीं है, यूक्रेन तबाह होते जा रहा है, ये अपने एडमेंट लगे हुए हैं। ये अवश्य बात है कि उन्होंने भाई ड्रोन में काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत आगे कर ली है, और कुछ जो इंटेलिजेंस होता है वो सपोर्ट यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लेके स्ट्राइक कर पा रहे हैं ताकि अपने आप को रेलेवेंट रखें। लेकिन अभी तक रशिया जो था ये कोशिश नहीं कर रहा था कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा तबाह किया जाए। अगर पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल बेसेज है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर तबाह करना शुरू कर देगा तो यूक्रेन हाथ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से जिस वार्निंग अमेरिका जो दे रही है कि बता रही है रूस अटैक करने वाला है, तो लगता है जैसे रूस 2 मेन बेसेज ओडेसा एंड कीव टारगेट करेगा। कीव कैपिटल है, कीव में अगर मास डिस्ट्रक्शन होगा तभी जाके यूक्रेन के ज़ेलेंस्की थोड़े रास्ते पर आएंगे। और ओडेसा को एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया और कब्जा कर लिया रशिया ने, तो इनका जो मेन पोर्ट है ब्लैक सी में वो बर्बाद हो जाएगा और इनका अप्रोच खत्म हो जाएगा। ये ज़ेलेंस्की, मुझे पूरी उम्मीद है इसके बारे में सोच रहे हैं, या जो उनका जो कमांडर है, जो खाली ड्रोन का जो कमांडर है, इनकी नहीं सुन रहा है, इसकी भी संभावना काफ़ी है। जिस तरीके से वो इंटरनल स्थिति खराब हो गई है, ये भी हो सकता है कि ज़ेलेंस्की का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये इस तरीके से कन्फ्यूजन चलता रहेगा। जब मास डिस्ट्रक्शन होगा तभी जाके ये वॉर खत्म होगी। लेकिन ये वॉर से परेशान रशिया भी उतना ही है जितना कि ज़ेलेंस्की है। और ऐसा भी लग रहा है कि अब यूक्रेन से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो ज़ेलेंस्की को अपनी कुर्सी पर भी, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता है कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो फिर उनके साथ भी क्या हो सकता है। और एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के ट्रेंच को तबाह किया गया।
अंडरग्राउंड टनल में छिपे सैनिकों पर हमला किया गया, ड्रोन से पीछा करके गिराए गए ग्रेनेड। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात समझ में नहीं आती, ये तो हम देख ही रहे हैं कि युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है या यूक्रेन जितने और भीषण हमले करता है और जो पलटवार होता है और ज्यादा एग्रेशन के साथ जो रूसी सेनाएं हमला करती है, इसके बाद और ज्यादा जो अपना हिस्सा है और ज्यादा अपनी जमीन को यूक्रेन खो देता है, तो आखिरकार ज़ेलेंस्की चाहते क्या, यही नहीं समझ में आ रहा क्यों इतना लंबा खींच रहे युद्ध को। देखिए, फिलहाल तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की जो चाहत है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से ज्यादा संख्या में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल दिए जाए। और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा से चिट्ठी भी लिखी है, मांग भी की है कि 60-65 जो आप औसतन मिसाइल पैट्रियट का दे रहे हैं महीने में, वो उससे काम नहीं चलने वाला है। लेकिन आप अमेरिका की भी मजबूरी समझिए, उनके लिए यूक्रेन भी है, उनके लिए ईरान में भी है, उनके लिए मिडिल ईस्ट में भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देना है, इजराइल भी देना है, तो एक साथ वो अब यूक्रेन को उतनी मदद कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन हो गए कि याद करिए कि एक समय जब रूस से 100-150 के करीब ड्रोन से हमले होते थे तो लगता था कितने बड़े हमले हुए हैं। आज की तारीख में तो यूक्रेन किसी दिन 1000 से अधिक ड्रोन से रूस पर हमले करता है। और 2 दिन पहले मैं रूस में एक सीनियर व्यक्ति से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि 15-20% जो रूसी ऑयल रिफाइनरी है वो लगभग में इनफेक्टिव हो गया है इन हमलों की वजह से। तो ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आप जेलेंस्की के लिए देख सकते हैं। लेकिन जहां तक टेरिटरी का सवाल है तो जाहिर है कि जो टेरिटरी जेलेंस्की खो चुके हैं उस टेरिटरी को तो अभी वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले सकते और बाकी टेरिटरी को बचाने के लिए जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं, यही उनकी कोशिश है। रही बात है रूस का, तो देखिए रूस को पर लगातार ड्रोन के हमले जो हो रहे हैं इससे रूस बहुत गुस्से में है और क्रेमलिन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बल्कि ऑर्सेनिक मिसाइल का जो इस्तेमाल किया गया उसको लेकर रूस के लोगों का पुतिन के खिलाफ ये गुस्सा है कि आप केवल ऑर्सेनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसमें वॉरहेड नहीं रख रहे हैं। मतलब रूस के लोगों का पुतिन पर यह दबाव है कि अब आप ऑर्सेनिक मिसाइल का ज्यादा बड़ा विध्वंसक हमला यूक्रेन पर करें। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर आने वाले दिनों में रूस की तरफ से बहुत ही विध्वंसकारी हमले यूक्रेन पर होंगे और जिसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है, इंक्लूडिंग कीव, जहां पर की बहुत से फॉरेन डेलीगेशन के लोग भी हैं। बिल्कुल, और शायद इसका एहसास हो चुका है ज़ेलेंस्की को, क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरफ से जो ताजा बयान जारी किया गया उसमें इस बात का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। उनके बयानों में साफ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में और बड़े हमले रूस की तरफ से होने जा रहे हैं। ज़ेपोरिजिया वॉर फ्रंट पर भीषण जंग शुरू हो गई है। एडवांस पोजीशन पर सप्लाई चेन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ड्रोन से की जा रही थी सप्लाई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। ज़ेपोरिजिया फ्रंट कुल मिलाकर फिर जल रहा है। दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले तेज हो गए। कई इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। प्लांट के पास के इलाकों में भी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ज़ेपोरिजिया क्रीमिया हाईवे पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। खबर तो यह भी आ रही है। अब बिल्कुल ये भी बता दें कि ज़ापोरिजिया आखिरकार खास क्यों है। न्यूक प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा, जो ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट है वो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूस का इस वक्त कब्जा है। ZNPP यूक्रेन की 25% बिजली सप्लाई बनाता था, यानी कि जो ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है डोनबास और क्रीमिया को आपस में ये जोड़ता है, यानी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, रणनीति स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अहम हो जाता है। ये लोकेटेड सैन्य रसद और परिवहन के लिए ये मुख्य मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होता है। भारी मात्रा में कीमती लौह अयस्क का भंडार यहां पर है। जी हां, और बड़ी बात तो यह है कि ज़ेपोरिजिया दरअसल बार्गेनिंग चिप बन गया है। बार्गेनिंग चिप युद्ध और शांति वार्ता में यह बहुत अहम है। दोनों के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए आप बखूबी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके को लेकर, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इतना शोर क्यों मचा है, ऐसी जंग क्यों छिड़ी है। एक और अहम खबर है, डोनेस में यूक्रेनी ठिकाने पर हमले हुए हैं। आर्टिलरी गन से टारगेटेड अटैक किया गया है। पुराने घर को बनाया गया था छिपने की जगह और इसे ताजा हमले में तबाह कर दिया गया।
तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक पुराने घर का इस्तेमाल किया गया था हाइडआउट बनाने के लिए, और डोनेट्स्क में यूक्रेन के इस ठिकाने को रूस ने उड़ा दिया है। और रूस की चिंता बढ़ाने वाली खबर, यूक्रेन की डिफेंस क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन को मिले हैं आइरिस डिफेंस सिस्टम। रूस की मिसाइलों के खिलाफ कवच के तौर पर ये काम करेंगे। ये देखिए आप, आइरिस सिस्टम पर ज़ेलेंस्की का दावा, आइरिस-T डिफेंस सिस्टम में 100% एक्यूरेसी है। और अहम खबर है, यूक्रेन की डिफेंस फोर्स को मिली है ताकत। कनाडा से मिले हैं 700 आर्म्ड व्हीकल, एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस व्हीकल दिए गए हैं, और ये मदद कनाडा से पहुंच रही है। रूस के ड्रोन हमलों का काउंटर अब इनके जरिए मुमकिन होगा, संभव होगा। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में अब यूएस के रोबोट सोल्जर नजर आएंगे। रूस के फ्रंट पर अब रोबोट सोल्जर भेजने की तैयारी है। ये देखिए आप, यूक्रेन युद्ध में रोबोट सोल्जर की परीक्षा। पेंटागन ने उतारा सबसे खतरनाक वेपन। एक तरह से आप ये मानिए कि अमेरिका जो यूक्रेन जंग है उसमें अपने रोबोट सोल्जर्स की एक तरह से टेस्टिंग करने वाला है। ट्रंप की करीबी कंपनी का है ये रोबोट प्रोजेक्ट, और यहां पर अमेरिका इन्हें उतार करके एक तरह से टेस्टिंग भी कर लेगा कि आखिर ये वॉर जोन में कितने कामयाब हैं और कितने असरदार हैं। तो ये वही रोबो सेना है जो कि अब अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ उतारी जाएगी। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर इन्हें भेजा जाएगा यूक्रेन की तरफ से, जो रूसी सेना का मुकाबला करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी ना जाने अपने कितने और करीबियों का भला करने वाले हैं इस जंग के चलते। यूक्रेन में अब रोबोट सोल्जर्स उतारने की तैयारी है। इनकी लंबाई देखिए 5 फीट 9 इंच के करीब है। वजन है इनका 80 किलोग्राम का। विस्फोटक से इन्हें लैस किया गया। 20 किलोग्राम विस्फोटक इनके पास मौजूद रहेगा। तकनीक की बात करें तो थर्मल सेंसर से इन रोबोट्स को ऑपरेट किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में इनका वास्तविक परीक्षण होने जा रहा है। पेंटागन ने रूस के खिलाफ इन्हें उतारा है। ट्रंप की करीबी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। खूब प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। रोबोट आर्मी तैयार करने जा रहा है अमेरिका। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह किया गया। रूस के हमले में 3 ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं डोनेट्स्क की, जहां पर यूक्रेनी सेना पर हमला। ये देखिए आप, जो ड्रोन लॉन्च साइट है वहां पर कैसे तबाह किया गया। बड़ा धमाका होता है और ये लॉन्चिंग साइट पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। रूस के हमले में 3 ठिकाने तबाह हुए। लगातार अमेरिका ईरान हो या रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट, एक एक खबर से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, देश की खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली के आईटीओ के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई। ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में आग लगी है। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगी है। दिल्ली के आईटीओ के पास यह बिल्डिंग में आग लगने की घटना। ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग है ये, जहां पर ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं। उस बिल्डिंग में आग लगी है और जानकारी ये मिल रही है कि इमारत की जो दूसरी मंजिल है, आग वहां से शुरू हुई। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कोशिशें आपको नजर आ रही हैं आग बुझाने के लिए? क्या दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं? बिल्कुल, देखिए मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ। आपको बता दें कि ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है और ये आईटीओ पर स्थित है। 8 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मुझे मौके पर दिख रही हैं। साथ में स्काई लिफ्ट और लैडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको बता दूं आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो है कूलिंग का काम किया जा रहा है, हालांकि धुआं अभी भी मुझे उठता नजर आ रहा है। साथ में जो एक एसी है वो उस फ्लोर से जहां आग भड़की थी वहां से नीचे गिरा हुआ है, तो संभवतः ये एक एसी से उत्पन्न हुई आग भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अभी पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात ये थी कि जो दफ्तर था वो 10 बजे के आसपास खुलता है, तब तक यहाँ कोई पहुंचा नहीं था, लेकिन फिर भी कोई अंदर फंसा ना हो उसको लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कूलिंग का काम चल रहा है। स्काई लिफ्ट और लैडर्स का इस्तेमाल कर आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है और कूलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि इस गर्मी में जगह जगह एसी फटने की खबर आ रही है, एसी में आग लग जा रही है और उसकी वजह से इमारतें जलकर खाक हो जा रही हैं। यहां पर भी क्या ऐसा तो नहीं था, क्योंकि एक एसी जला हुआ नीचे गिरा है इस इमारत की दूसरी मंजिल से। क्या आग इसी वजह से लगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जितेंद्र आपका शुक्रिया।